तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऐसे 7 फूड कैटेगरीज के बारे में जो बेसिकली आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा। लेकिन इन फूड कैटेगरीज के बारे में जानने से पहले मैं थोड़ा आपको क्लैरिटी देना चाहता हूं कि जब आप अपना ब्लड टेस्ट कराते हैं और जब आप अपना लिपिड प्रोफाइल टेस्ट जो है वो कराते हैं और उसमें आप टोटल कोलेस्ट्रॉल और ओवरऑल सब आप देखते हैं पैरामीटर्स, तो आपको एग्जैक्टली क्या चीज देखनी है जिससे जो कि कंसर्निंग है आपके हार्ट हेल्थ को लेकर एक नेगेटिव वे में। देखिए क्या है कि हमारा जो ओवरऑल जो टेस्ट है, कई बार लोग घबरा जाते हैं कि टोटल कोलेस्ट्रॉल मेरा बढ़ा हुआ है या एचडीएल भी बढ़ा हुआ है, एलडीएल भी बढ़ा हुआ है, तो लोग को इस चीज की क्लैरिटी नहीं होती है और बहुत लोग को इस चीज का कंफ्यूजन होता है। तो इस बारे में हम आज अच्छे से चर्चा करेंगे और इसका मैं आपको एक क्लैरिटी दूंगा। देखिए आप में से कुछ लोग को पता होगा कि दो प्रकार के कोलेस्ट्रॉल है, एक है गुड कोलेस्ट्रॉल जिसको हम एचडीएल कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं और दूसरा है बैड कोलेस्ट्रॉल जिसको हम एलडीएल कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं। लेकिन अब एलडीएल कोलेस्ट्रॉल में भी एक प्रकार का कोलेस्ट्रॉल है जो आपके हार्ट हेल्थ के लिए और आपका जो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ है उसको नेगेटिवली इफेक्ट करता है। तो उस बारे में हम आगे इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो जब आप अपना ब्लड टेस्ट करते हैं तो सबसे पहला टेस्ट आप देखते हैं जो आपका लिपिड प्रोफाइल में होता है वो है टोटल कोलेस्ट्रॉल। तो टोटल कोलेस्ट्रॉल जनरली आपका ओवरऑल कोलेस्ट्रॉल बताता है, मतलब एचडीएल और एलडीएल दोनों। तो बेसिकली टोटल कोलेस्ट्रॉल आपके ओवरऑल हार्ट हेल्थ की पूरी क्लियर पिक्चर नहीं बताती है, क्योंकि हर प्रकार का कोलेस्ट्रॉल आपके ब्लड में मिक्स नहीं हो सकता है, क्योंकि जो कोलेस्ट्रॉल है वो फैट सोल्यूबल होता है। तो जो ब्लड है दैट इज 75% वाटर। तो इसमें कैसा है कि हर प्रकार का कोलेस्ट्रॉल मिक्सअप नहीं होता ब्लड के साथ और वो हमारे आर्टरीज में जाके नहीं जम पाता। तो टोटल कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ा हुआ हो तो आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब आपको और डीप देखना है कि आपको एग्जैक्टली क्या देखना है अपने ब्लड टेस्ट में जिससे आपके हार्ट हेल्थ पे इफेक्ट होता है। अब ये जो आपका एचडीएल कोलेस्ट्रॉल है वो एक इस प्रकार का कोलेस्ट्रॉल है जो आपके आर्टरीज और सेल से आपके लिवर में जाता है, और जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है वो आपके लिवर से आर्टरीज और सेल में जाता है। इसका मतलब ये है कि एचडीएल कोलेस्ट्रॉल एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल है जो आपके आर्टरीज और बॉडी सेल से कोलेस्ट्रॉल को वापस लिवर तक ले जाता है, जहां ये मेटाबोलाइज या एक्सक्रीट हो जाता है। ये आर्टरीज की ब्लॉकेज कम करने और हार्ट डिजीज या रिस्क घटाने में मदद करता है। वहीं एलडीएल कोलेस्ट्रॉल एक बुरा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। कोलेस्ट्रॉल को लिवर से निकालकर आर्टरीज तक पहुंचाता है। अगर ये ज्यादा हो जाए तो ये आर्टरीज के वॉल्स पर जमने लगता है या फिर प्लाक फॉर्मेशन होता है जो हार्ट अटैक और स्ट्रोक का रिस्क बढ़ाता है। ब्लड रिपोर्ट्स में ये देखते हैं कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ा हुआ है तो भी इतना ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि जब आप अपने डॉक्टर पे भी जाते हैं तो वो यूजुअली यही टेस्ट देखते हैं कि आपका जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है वो कितना बढ़ा हुआ है। पर मेन जो आपको टेस्ट कराना चाहिए वो एग्जैक्टली आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि वो एक एडवांस टेस्ट है जिसको बोलते हैं एडवांस लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, या फिर आप इसको एलडीएल पी टेस्ट भी बोल सकते हैं। एलडीएल पी टेस्ट अगर आप बोलेंगे तो पी स्टैंड्स फॉर पार्टिकल। तो बेसिकली आपको एलडीएल में भी ये देखना है कि कौन से प्रकार का एलडीएल मतलब जो पार्टिकल है उसके साइज क्या है। तो बेसिकली आपको साइज की काउंटिंग देखनी पड़ती है उसमें कि आपका जो लार्ज बोएंट एलडीएल वो ज्यादा है या फिर स्मॉल डेंस एलडीएल वो ज्यादा है। क्योंकि ऐसा है कि यूजुअली डॉक्टर्स भी जो है वो बस ऊपर ऊपर से एलडीएल देखते हैं और वो कहते हैं कि ये ज्यादा है, तो फिर आपको अपने हार्ट हेल्थ की और केयर करने की जरूरत है। आप मतलब जो भी फिर वो अपने दवाई वगैरह भी देते हैं जो एलोपैथिक दवाई होती है, पर जो मेन आपको जो पैरामीटर चेक करना है वो उसमें भी आपको डीप देखना है कि आपका जो एसडी एलडीएल मतलब स्मॉल डेंस एलडीएल वो कितना है या फिर वीएलडीएल कितना है, ना कि आपको ये देखना है कि आपका टोटल एलडीएल कितना है। ये जो स्मॉल एलडीएल है, स्मॉल डेंस एलडीएल, एसडी एलडीएल, इनमें कैपेबिलिटी होती है कि ये आपके आर्टरीज में जाके जम जाए, और जो लार्ज पॉइंट होते हैं उनमें ये कैपेबिलिटी होती नहीं, क्योंकि वो लार्ज है तो वो जो है बेसिकली आपके आर्टरीज में जाके जम नहीं पाते हैं, वो सिर्फ ऊपर ही फ्लोट करते हैं अपने ब्लड में। अब देखिए क्या होता है कि कुछ लोगों में ओवरऑल एलडीएल तो ज्यादा होता है लेकिन जो एसडी एलडीएल है वो कम होता है। लेकिन कुछ लोगों में ऐसा भी देखा गया है कि ओवरऑल एलडीएल तो कम होता है और एसडी एलडीएल ज्यादा होता है। क्योंकि अगर आप ये देखें कि लार्ज बोएंट पार्टिकल और जो स्मॉल डेंस पार्टिकल है इनके अगर आप कंपैरिजन करें तो टोटल कोलेस्ट्रॉल किसमें ज्यादा होगा, क्या आप कोई इसको गेस कर सकते हैं?
ऑब्वियसली लार्ज बॉइंट में ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होगा। तो इसीलिए अगर जब आप ये देख रहे हैं कि आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, तो ये भी हो सकता है कि आपका जो लार्ज बॉइंट एलडीएल है वो ज्यादा है, ठीक है। और कई बार ये भी होता है कि एलडीएल अगर कम है लेकिन आपका शायद स्मॉल एसडीएलडीएल अगर ज्यादा है, तो फिर आपको फिर भी चिंता करने की जरूरत है, क्योंकि ये जो एसडीएलडीएल है या फिर जिसको बोलते हैं आर्थरोजेनिक एलडीएल, यही रिस्पॉन्सिबल है आपके हार्ट हेल्थ के खराब होने। अब देखिए, ये जो एसडीएलडीएल और जो वीएलडीएल है ये तब ज्यादा होता है जब आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसी प्रॉब्लम्स हो। मतलब यही, आपको अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस की समस्या हो, ओबेसिटी है, डायबिटीज है, गट प्रॉब्लम्स है, तो बेसिकली इन सब का जो रूट कॉज है वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस ज्यादा है तो ही आपको मोस्टली ये एसडीएलडीएल और वीएलडीएल ज्यादा दिखेगा। अब ये जो एसडीएलडीएल है ये ग्लाइकेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। अब ये ग्लाइकेशन क्या है, आप ये सोच रहे होंगे। तो ग्लाइकेशन ये एक प्रोसेस है जहां पर शुगर और प्रोटीन दोनों बाइंड होते हैं साथ में, मतलब साथ में चिपक जाते हैं। अब ये ग्लाइकेशन से होता ये है कि आपके ओवरऑल जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है शरीर में वो बढ़ जाता है, इन्फ्लामेशन बढ़ जाता है। इससे आपके आर्टरीज में, इनर लाइनिंग में रफ पैच भी बन जाता है जिसको लीजन बोलते हैं। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आप स्टैटिन ड्रग्स लेते हैं तो ये आपके टोटल कोलेस्ट्रॉल को कम करता है लेकिन एसडीएलडीएल को कम नहीं करता, जो कि आपके हार्ट हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल। अब हम बात करते हैं उन 7 फूड कैटेगरीज के बारे में जो आपके ओवरऑल एसडीएलडीएल को, स्पेसिफिकली एसडीएलडीएल को कम करेंगे। तो देखिए, फूड्स जैसे कि फिश, जैसे मैक्रल, सैल्मन या फिर सार्डिन्स, या फिर आप नॉर्मली जो कॉड लिवर ऑयल होता है या फिर आप फिश ऑयल होता है वो, उसके भी कैप्सूल्स वगैरह आप ले सकते हैं। तो इनमें क्या है कि ओवरऑल ओमेगा 3 फैट ज्यादा है जो कि ओवरऑल आपके शरीर में इन्फ्लामेशन को कम करता है। साथ में आप ऐसे भी कुछ फूड्स ले सकते हैं जैसे कि नट्स एंड सीड्स। नट्स में जैसे वॉलनट, आलमंड्स या फिर पिस्ताचियो, ये भी आप ले सकते हैं, इनमें भी ओमेगा 3 ज्यादा होता है। साथ में आप सीड्स भी ले सकते हैं जैसे कि फ्लैक्स सीड, चिया सीड, सनफ्लावर सीड, इस तरह के भी आप सीड्स ले सकते हैं। ये भी ओमेगा 3 फैटी एसिड से रिच। अब ये जो ओमेगा 3 रिच फूड्स हैं जैसे कि फिश या फिर आपको सीड्स बताए या फिर आपको मैंने जो ड्राई फ्रूट्स बताए हैं, तो इनमें जो वेजिटेरियन है, मतलब सीड्स और ड्राई फ्रूट, इनमें एएलए फॉर्म ऑफ ओमेगा 3 है। तो बेसिकली क्या है कि एएलए जो है वो आपके शरीर में जाकर ईपीए और डीएचए में कन्वर्ट होता है, तो इसका एब्जॉर्प्शन में समय लगता है और पूरा एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। लेकिन जो फिशेज हैं उनमें जो ओमेगा 3 है वो ईपीए और डीएचए की फॉर्म में है, तो ये डायरेक्टली आपके शरीर में अच्छे से इसको एब्जॉर्ब कर लेता है क्योंकि ये प्रॉपर रेडीमेड फॉर्म में आपको मिलता है। इसके बाद आते हैं एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड जैसे कि नॉन स्टार्ची वेजिटेबल, फॉर एग्जांपल स्पिनच है या केल है, कैबेज है, गोभी है, उसके बाद बेल पेपर है, टोमेटोज है। तो इस प्रकार के जो ये वेजिटेबल्स हैं ये आप ले सकते हैं। इसमें आप कुछ फ्रूट्स भी इंक्लूड कर सकते हैं जैसे कि बेरीज हो गए, स्ट्रॉबेरी सबसे ज्यादा कॉमन पाया जाता है हमारे देश में, वो भी विंटर्स वगैरह में। इसके बाद आप जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं ये भी आप ले सकते हैं, इनमें भी जो है ओवरऑल एंटीऑक्सीडेंट्स अच्छे होते हैं। तो ये सारे ऐसे फूड्स हैं जिनमें एंटीऑक्सीडेंट्स ज्यादा है और साथ में इनमें कुछ पॉलीफेनॉल्स भी हैं जो कि आपके एसडीएलडीएल को कम करते हैं। अब इसके बाद जो तीसरा फूड है वो है डार्क चॉकलेट। बेसिकली ये फूड नहीं, एक डेजर्ट है, पर आप ये ले सकते हैं क्योंकि इनमें कुछ फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो कि आपके एसडीएलडीएल को कम करते हैं। पर इस चीज का ध्यान रखिए, मिनिमम 85% कोका होना चाहिए, मतलब वो 85% डार्क चॉकलेट होना चाहिए। उसके अगर आप नीचे लेंगे तो कोई सेंस नहीं बनता क्योंकि फिर उसमें शुगर ही इतना ज्यादा होता है कि जो उसका ओवरऑल इफेक्ट है उन फ्लेवोनॉइड्स का वो बेसिकली नलीफाई हो जाए। इसके बाद आप कुछ प्रोबायोटिक ड्रिंक्स और फर्मेंटेड फूड भी ले सकते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल अनस्वीटेंड विदाउट शुगर योगर्ट। दही एक अच्छा फर्मेंटेशन का, मतलब एक फर्मेंटेड फूड है और आपको इसे अनस्वीटेंड लेना है, इस चीज का आप ध्यान रखिए, नहीं तो कोई फायदा होगा नहीं क्योंकि अगर उसमें शुगर है तो बेसिकली आपकी इन्फ्लामेशन बढ़ाएगा ही। तो जो ओवरऑल जो उसका बेनिफिट है फर्मेंटेशन का, अगर वो आपको लेना है तो इसको आप अनस्वीटेंड तरीके से ही लीजिएगा। इसके बाद आप बटर मिल्क भी ले सकते हैं और आप इसमें कुछ ऐसे ड्रिंक्स भी होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल कांजी भी आप बना के ले सकते हैं, तो ये भी फर्मेंटेड होते हैं। और आप सॉरक्रॉट्स भी ले सकते हैं, बेसिकली ये क्या है, ये फर्मेंटेड कैबेज है, तो आप इसको भी आप देख सकते हैं। अगर आपको कोई रेसिपीज वगैरह मिल जाएंगी आपको इंटरनेट पे, तो आप ये जो रेसिपी है इसको आप लीजिए और अपने कैबेज को जो है इसको फर्मेंट कीजिए, आपको काफी अच्छा लगेगा। ये आपकी गट हेल्थ के लिए ओवरऑल अच्छा है और आपके एसडीएलडीएल को भी कम करते हैं।
अब इसके बाद आता है पॉलीफेनॉल रिच फूड, जैसे कि ग्रीन टी। ग्रीन टी बेसिकली एक ड्रिंक है, बेवरेज है, फूड नहीं है, पर ये आप ले सकते हैं। ये इससे आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है वो कम होगा, ओवरऑल ये इन्फ्लामेशन को कम करेगा। और साथ में आप इसमें जो गार्लिक है, अनियन है, ये इस तरह के भी जो फूड है जिसमें पॉलीफेनॉल ज्यादा है, जो कि आपके एसडीएलडीएल को कम करे। अब ऐसे कुछ फंक्शनल फूड या आयुर्वेदिक फूड्स आते हैं, जिसको आप अपने खान पान में या फिर जैसे दूध वगैरह में भी डाल के लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हल्दी है या टर्मरिक है या फिर सिनेमन है। तो ये भी जो इंग्रेडिएंट्स है, ये जो आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स है, इनमें कुछ एक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आपके एसडीएलडीएल को कम करते हैं और ओवरऑल इन्फ्लामेशन शरीर में कम करते हैं। अब जो सेवेंथ है, आखिर वाला, इसमें मैं आपको कोई फूड कैटेगरी नहीं बताऊंगा, बस मैं आपको ये एक सजेशन दूंगा कि आपको क्या चीज नहीं लेनी है। तो आपको अल्ट्रा प्रोसेस्ड, हाई शुगर, हाई स्टार्च फूड्स नहीं लेना है, आपको ये अवॉइड करना है। आपको ओवरऑल जो है अपने डाइट में लो कार्ब करना है। आपको अपने डाइट की जो फ्रीक्वेंसी है उसको आपको कम करना है। तो बेसिकली जो आप दिन में 5 या 6 बार खाते हैं अलग अलग समय पर, बेसिकली ये ऐसा नहीं है कि लोग कई बार ये सोचते हैं खाना खाना मतलब प्रॉपर थाली लेके खाना, ऐसा नहीं। अगर आप नॉर्मल एक एप्पल भी ले रहे हैं या फिर अगर आप चिप्स ले रहे हैं या फिर अगर आप चॉकलेट ले रहे हैं, तो वो भी खाना ही है। मतलब अगर आपने मान लो 2 बजे अपने आपने लंच लिया, उसके बाद आपने 5 बजे भी लिया है, फिर आपने 8 बजे भी लिया, फिर रात को भी आपने एक मिडनाइट स्नैक कर लिया, फिर आप जो है सुबह का भी जो ब्रेकफास्ट है, ब्रेकफास्ट के बाद भी आपने एक स्नैक ले लिया, मतलब सुबह का 8 बजे का जो ब्रेकफास्ट है उसके बाद आपने 11-12 बजे भी ले लिया। तो वो भी जो बीच बीच के जो आपके छोटे छोटे मिनी मील्स होते हैं उसको भी आपको अवॉइड करना है। और आप जो है इंटरमिटेंट फास्टिंग में जाइए, जहाँ पे 16 आवर्स ऑफ फास्टिंग होता है और 8 आवर्स ऑफ ईटिंग विंडो होता है। तो आप जो है अगर आपको ये सब करना है तो बहुत ही इजी तरीका है। सबसे पहले आप अपना लंच लीजिए और फिर डिनर लीजिए, उसके बाद और इसके अलावा और कुछ भी नहीं लेना है। हाँ, पानी वगैरह ले सकते हैं। इसके बाद आप जो है वेजिटेबल ऑयल्स अपने कुकिंग ऑयल में चेंजेस कीजिए। वेजिटेबल ऑयल्स ना लेते हुए कुछ अच्छे कुकिंग ऑयल्स ले सकते हैं। आप घी का यूज कर सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल ले सकते हैं, ऑलिव ऑयल्स ले सकते हैं जिसमें ओमेगा 3 फैट्स हैं। तो ये सारे आप ऑयल्स भी ले सकते हैं। और जब आप ये इस तरह के जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं इनको अवॉइड करेंगे तो आप ट्रांस फैट भी अवॉइड कर रहे हैं। आप ओवरऑल जो ओमेगा 6 फैट्स हैं जो कि इंफ्लामेटरी होता है, तो आप उनको भी अवॉइड कर रहे हैं। और सबसे आखिर वाला जो एक सजेशन है वो ये है कि आप एक्सरसाइज कीजिए। तो ओवरऑल जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपका जो एसडीएलडीएल है वो कम होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा, काफी इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर आपको ये अच्छा लगा, आपको इन्फॉर्मेटिव लगा ये वीडियो, तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट हो या फिर अगर आपको कोई भी सवाल पूछना हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन पे जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आप पूछ सकते हैं, तो हम उसको रिप्लाई बैक भी करेंगे या फिर उसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को एक टॉपिक बनाकर उस पर एक वीडियो भी रिलीज करेंगे। थैंक यू वेरी मच।